साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 पे आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का पार्ट 3 है जो प्राचीन भारत से संबंधित है। तो आज एक पार्ट 3 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा एनसीईआरटी वेस्ट टेस्ट यानी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्या वह 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्व है या 14 उपपूर्व है? तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो होगा 14 पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? 14 पूर्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है। क्या लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में या फिर वैशाली में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सारनाथ में। कहाँ दिए थे इन्होंने? सारनाथ में इन्होंने पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहले ऋषि पत्तनम यानी कि जो वर्तमान में सारनाथ है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सबसे पहला उपदेश जो उन्होंने दिया ऋषि पत्तनम में, इसी को वर्तमान में सारनाथ कहते हैं, जो बनारस के यानी वाराणसी के बगल में है। ठीक है, देखिए इसे प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये रहा आपका बोध गया, ये रहा बोध गया जहां इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और बोध गया से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े, यहाँ देखिए सारनाथ है। बोध गया से सीधा कहाँ चले गए? सारनाथ। और इन्होंने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया इस सारनाथ में। यहीं से 2 कदम ऊपर चढ़कर श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? क्या लुम्बिनी में हुआ, बोधगया में हुआ या कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुशीनार में। कहाँ होगा? कुशीनार या कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी इनकी देहावसान हुआ है। देखिए 483 बीसी में यानी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का क्या किया? त्याग कर दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर बात हम इसको मैप पे एक बार फिर से देखें तो आप देखेंगे साथियों कि ये रहा बोधगया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिए, और सारनाथ के जस्ट ऊपर में यहाँ देखिए कुशीनगर, कुशीनगर यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हो गया है, कुशीनगर में, यानी सारनाथ के ऊपर में है। तो मैप से एक बार ध्यान में रहेगा आपको। बात कर ले त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्या वो जैन की है, हिंदू की है, पारसी की है या फिर बौद्ध की है? इसका जो सही जवाब है वो होगा बौद्ध। क्या होगा? बौद्ध की है। ये जो त्रिपिटक किसकी है? ये बौद्ध धर्म की है त्रिपिटक। अच्छा, त्रिपिटक है क्या? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसे ही त्रिपिटक कहते हैं। पहला हो गया विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक, या तो धम्म पिटक भी कहते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात समान नहीं है दोनों धर्मों में, बौद्ध और जैन में? क्या अहिंसा की बात है, वेदों के प्रति उदासीनता है, या तो आत्मदमन है, या फिर रीति रिवाजों की स्वीकृति है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आत्मदमन। इसका सही आंसर क्या है साथियों? आत्मदमन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ली जाए गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया ना, यानी कि आत्मदमन क्यों? तो गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का, एक मिनट यहाँ आप देखिएगा, अहिंसा, अहिंसा की तो बात दोनों करते कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारनी चाहिए। वेदों के प्रति उदासीनता तो दोनों की है।
रीति व रिवाज दोनों ही मानते हैं। आत्मदमन की बात सिर्फ जैन करते हैं। इसमें कैसे आत्मदमन करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता क्या है, गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, यानी कि आप गृहस्थी करते हुए भी आप उपासना कर सकते हैं बौद्ध धर्म की। लेकिन इसमें क्या है, मोक्ष के लिए आपको, जैन में मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश करना पड़ेगा, जो कि इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। कौन? बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है महावीर स्वामी ने मोक्ष, महावीर स्वामी ने मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या व शरीर त्याग करने की आवश्यकता बताया है। तो आत्मदमन बौद्ध धर्म नहीं मानते हैं। बौद्ध गया में, अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोधि वृक्ष है, क्या वही वृक्ष है जहां गौतम बुद्ध ने बैठकर तपस्या किया था, या फिर उसकी पीढ़ी चल रही है? वो मतलब वो जो पेड़ था समाप्त हो गया, उसकी जगह दूसरी पेड़ लगा, ऐसे ऐसे करके कितनी पीढ़ी का अभी वर्तमान में जो है, अभी जो वर्तमान में है वो है पंचम पीढ़ी का। कितने पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का जो बौद्ध वृक्ष है अभी वो लगा हुआ है। यह पांचवी पीढ़ी का जो वृक्ष है वो किसने लगाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया, ऐसा ज्ञान मालूम पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या वे आनंद थे, राहुलोभद्र थे, मखली गोसाल थे, या फिर उपाली थे? तो साथियों इसका जवाब जो होगा वो होगा मखली गोसाल। मखली गोसाल इसका सही जवाब है। इन्होंने ही अजीबक संप्रदाय की स्थापना किए थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो गया। मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया, महावीर के शिष्य का त्याग कर और एक नए अजीबक अजीबक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखली गोसाल ने। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? बौद्ध सभा या तो बौद्ध संगीति भी इसको कहते हैं, किस नगर में आयोजित की गई? क्या वह मगध है, क्या वह पाटलिपुत्रा है, या समस्तीपुर है, या फिर राजगृह यानी राजगृह वर्तमान का राजगीर है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो होगा पाटलिपुत्रा, यानी कि पाटलिपुत्रा जो बौद्ध सभा हुआ था अशोक के शासनकाल में, वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे कुल मिलाकर अब तक कुल मिलाकर 4 बौद्ध समितियां यानी संगीतियां या सभा हुई थी। ठीक है, उसमें से जो पहला हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति प्रथम जो हुआ था वो हुआ था राजगीर में। स्थान कहाँ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर उस समय कहते थे, वर्तमान में राजगीर है। ठीक है, समय कब था? 483 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का शासनकाल था जो प्रथम बौद्ध समिति हुआ था। अजात शत्रु वही जो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार के पुत्र थे, अजात शत्रु। अगर दूसरी बौद्ध समिति की बात करें तो वैशाली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और अध्यक्ष सबक मीर थे और शासन काल किसका था? कालाशोक, वही कालाशोक जो शुंग वंश का प्रतापी राजा था, कालाशोक के समय में हुआ था। अगर बात कर ले तृतीय बौद्ध संगीति की, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में जिससे अभी संबंधित प्रश्न पूछे थे। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। और देखिए शासनकाल किसका था? अशोक का था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर बात कर ली जाए चौथी बौद्ध समिति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था, स्थान कहाँ था? कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। समय क्या था? प्रथम सदी या तो प्रथम ईस्वी भी कह सकते हैं। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें उपाध्यक्ष भी थे, वो अश्वघोष थे, जो कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और कुषाण वंश के कनिष्क का था। ये वंश कुषाण वंश से संबंधित है।
अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था तो बौद्ध धर्म दो पार्ट में बट गया है। पहला जो पार्ट बना हीनयान और दूसरा महायान। ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है कि हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीति में मतलब बट गया था, बौद्ध धर्म का दो पार्ट हो गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर इसको एक बार आप मैप पे देखेंगे तो आप मैप में इस तरह से देख सकते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था राजगीर में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसके किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, ये कालाशोक के शासन काल में। और ये तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, यहाँ पाटलिपुत्रा है। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था जो अशोक के शासन काल में। और चौथा जो हुआ था साथियों, चौथा जो हुआ था वो हुआ था कश्मीर। कश्मीर देखिए यहाँ कश्मीर में कुंडन बल में, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो इस ये जो चौथा हुआ था। अच्छा, इस शासन काल किसका था? कनिष्क का था। तो मैप से एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ हुआ था पहला, फिर ऊपर वैशाली दूसरा, फिर तीसरा, और फिर यहाँ आ गया चौथा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ बताना है, ठीक है। तो वो क्या था? मास्की का लघु स्तंभ था, या रोमनी देय स्तंभ था, या फिर प्रियदर्शी लघु स्तंभ था, या भाबरू स्तंभ था। साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाबरू स्तंभ। ये जो भाबरू स्तंभ है, इसी स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अच्छा, एक ध्यान रखने वाली बात है, कई कई जगह आपको भाबरू ना देकर बैराट स्तंभ दे सकता है। तो भाबरू का एक अलग नाम बैराट भी है, ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? यानी कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे, किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? क्या आर्थिक जीवन के बारे में था, क्या राजनीतिक नीतियां थी उसमें, या फिर धार्मिक जीवन, या फिर सामाजिक जीवन? तो साथियों, इसका जो जवाब होगा, वो आंसर होगा, वो होगा राजनीतिक नीतियां। इसमें क्या थी? राजनीतिक नीतियां थी। बात अगर कौटिल्य की कर लें तो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है। एक अन्य नाम चाणक्य है और एक दूसरा अन्य नाम है विष्णुगुप्त। इनका दूसरा एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वही चाणक्य है जो नंद वंश से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो ये चाणक्य थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ली जाए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 4 है, 7 है, 5 है, या फिर 6 श्रेणियों में? तो आपको बताना है कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज। आगे इसके बारे में और भी बताएंगे मेगास्थनीज। अच्छा, वो 7 ये हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ये 7 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किया गया था भारतीय समाज को। अच्छा, अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया? अभी जो 7 वर्गों में विभाजन हुआ था वो मेगास्थनीज ने ही बताया था, लेकिन किसमें उल्लेख किया? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, क्या अशोक के शिलालेख में, क्या पुराणों में, या मेगास्थनीज की पुस्तक में? तो अभी जैसा आपने पिछला प्रश्न देखा था उसके अनुसार से आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर बात कर ले मेगास्थनीज का, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का क्या था? राजदूत था, एक दार्शनिक भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब बात करें वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो किस पुस्तक में है?
क्या वो दिव्यावदान में है, क्या वो अर्थशास्त्र में, क्या इंडिका में है, क्या अशोक के शिलालेख में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। इंडिका में वर्णित है, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए पाटलिपुत्र की का नगर प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का भी उल्लेख किया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ भारतीय समाज को या यूँ कह लीजिए मगध के समाज को 7 श्रेणियों में या वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया था समाज को, लेकिन यहाँ 6 समितियों में उल्लेख किया, यानी 5 सदस्य वाले 6 समितियों का भी उल्लेख किया। वहाँ समाज का था, यहाँ समिति का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने? क्या वे उदयन थे, क्या वे अशोक महान थे, क्या वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, या कनिष्क थे? तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो होगा उदयन। उदयन वो पहले शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अच्छा, बात कुछ ये है कि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर है, और हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी इसकी स्थापना पाटलिपुत्र की, और इसे अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अगर बात कर लें उदयन की, अगर बात कर लें हम उदयन की, तो उदयन अजात शत्रु का पुत्र था। उदयन क्या था? अजात शत्रु का पुत्र था। वही अजात शत्रु जो बिंबिसार का जो पुत्र था, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यानी कि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु और अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन जो कि राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, क्या पुष्यमित्र शुंग थे, या मीनांडर थे, या भीम कड़फिसेस थे, या गौतम पुत्र सतकर्णी थे? इसका जो आंसर है वो है भीम कड़फिसेस। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो भीम कड़फिसेस के समय हुआ था। अगर बात भीम कड़फिसेस की कर लें तो भीम कड़फिसेस कुषाण साम्राज्य का एक शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पश्चिम उत्तर भारत में किया था। वह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाने वाला प्रथम कुषाण शासक था। ये ध्यान देने वाली बात है। पुष्यमित्र शुंग की बात कर ले तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। मीनांडर यूनान का एक लेखक था। भीम कड़फिसेस तो बता दिए। गौतम पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के एक प्रतापी राजा थे। कला की गंधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली थी? कला की गंधार शैली की बात कर रही है। गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो गुप्त के समय, कुषाण के समय, अकबर के समय, या फिर मौर्य के समय। गंधार शैली की बात की जा रही है। तो साथियों इसका जो जवाब होगा वो होगा कुषाणों के समय। ठीक है, कुषाणों के समय यह फली फूली थी। अच्छा, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। पहला जो था वो गंधार शैली था, और दूसरा मथुरा शैली था। तो उसमें से जो गंधार शैली था वो यूनानियों से काफी प्रभावित था या प्रभावित था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा कण्व वंश। वो क्या होगा? कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद शासन किया था, और वही शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव ने करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कण्व वंश कहते हैं। यानी यह स्पष्ट हो गया कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव।
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों की क्रमिक पतन यानी नगरों का क्रमिक पतन होते चला गया, वहां से उसका प्रशासन शासन हटते चला गया, वो काल कौन था, किस काल में हुआ था? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सिर्फ याद रखिएगा, गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल के बाद नगरों का पतन प्रारंभ हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारत की ओर व्यापार होता था। ठीक है, बंदरगाह, क्या वो कल्याण है, ताम्रलिप्ति है, भरूच है या कम्बे? इसका जो सही जवाब है वो है ताम्रलिप्ति। क्या है? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है। ठीक है, वो बंदरगाह कहाँ है आपको आगे बताएंगे। वो बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। इसको हम एक मैप पे समझेंगे साथियों। ये मैप है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ ताम्रलिप्ति, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ताम्रलिप्ति है जो पश्चिम बंगाल में है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यहाँ से देखिए श्रीलंका की ओर भी होता था व्यापार, यहाँ से सुमात्रा द्वीप की ओर जाते थे, यहाँ से होते हुए, ठीक है, चाइना और भी जावा, ये सारे जगहों पे जाते थे। इधर से इधर भी व्यापार होता था, ठीक है, समुद्र के रास्ते। तो ये ताम्रलिप्ति कहाँ है? ताम्रलिप्ति कहाँ है? ये ताम्रलिप्ति है पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान देने वाली बात है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? क्या वे उपज का चौथा भाग था, या आठवां भाग था, या छठा था, या फिर आधा था? क्या 1/4 था, क्या 1/8 था, क्या 1/6 था, या 1/2 था? कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा छठा भाग, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग वो अपने राजा को देते थे। अच्छा, गुप्त युग में जो राजभूमि होता था, राजभूमि पे कृषि कृषक जो है खेती करते थे, और जितना उपज होता था उसका 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था। सॉरी। चीनी यात्री ह्वेन-त्सोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेन-त्सोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? इसका आंसर है नालंदा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में इन्होंने आके अध्ययन किया था। बात अगर कर ली ये कब किए थे, तो 637 ईसा पूर्व में ह्वेन-त्सोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय गया, और इस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यानी कि जिस समय ह्वेन-त्सोंग नालंदा विश्वविद्यालय गए थे वहाँ के आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। ये ध्यान देने वाली बात है। बात कर ले अगर ह्वेन-त्सोंग की, तो ह्वेन-त्सोंग 629 ईस्वी के आसपास, यानी लगभग 629 ईस्वी में ह्वेन-त्सोंग ने चीन से भारत की यात्रा की। उस समय जो शासक था वो थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सोंग ने भारत की यात्रा की। ये देखिए नालंदा की कुछ अवशेष है, ठीक है। ह्वेन-त्सोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेन-त्सोंग जब भारत की यात्रा में थे तो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन था? क्या वे बनारस था, पाटलिपुत्र था, मथुरा था, या कांची था? ये क्वेश्चन में सब कंफ्यूज करते हैं, सब बनारस मारते हैं, लेकिन बनारस इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है मथुरा। इसका आंसर क्या है? मथुरा। यानी मथुरा में उस समय उत्कृष्ट किस्म का सूती वस्त्रों का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? इत्सिंग की बात हो रही। इत्सिंग भी चीनी यात्री था और इन्होंने भी बिहार का भ्रमण किया, लेकिन कब किया? 405 में, 429 ईस्वी में, या 471 या 72 ईस्वी में, सॉरी 671 या 72 में, या 571 या 572 में? कब किया था? इसका जो सही जवाब है, उसका सही जवाब इसका जो है 671 में। कब किया था इन्होंने?
671 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। उस समय जो शासक था, उस समय इसका शासक का कहीं वर्णन उतना जिक्र नहीं दे रखा था, लेकिन एक देवभूति शायद ऐसा कुछ दिखा रहा था, एक जगह हम देख रहे देवभूति, ऐसे पूछेगा नहीं क्योंकि वर्णन नहीं दे रखा है कहीं पे, तो देवभूति शायद थे, ध्यान में नहीं है। प्रसिद्ध चीन यात्री, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या वे चंद्रगुप्त प्रथम थे उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमार गुप्त थे या श्रीगुप्त थे? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, इनके समय में फाहियान, ये भी चीनी यात्री थे, उन्होंने भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये एक अलग से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या लिखा है भाईजान? मिस्टेक टाइपिंग है। 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। ठीक है, फाहियान के बारे में था, फाहियान की जगह भाईजान लिखा गया। वाह गजब। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक क्या देवपाल थे, नरेंद्र पाल थे, धर्मपाल थे या नयनपाल थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है देवपाल। ठीक है, कौन है? देवपाल हैं, सॉरी देवपाल नहीं, धर्मपाल हैं। हम तो पहला बोल दिए, नरेंद्र पाल देख के हम कंफ्यूज आ गए थे। कौन है? धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल। ठीक है, इसका सही जवाब धर्मपाल होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर में स्थित है। ये रहा कुछ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष। चलिए, आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो।